अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में कोरोना वायरस का अलार्म फिर से बजने लगा है और इंग्लैंड में अस्पताल में दाखिल कोरोना वायरस के जो लोग हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मरीज़ों की तादाद तकरीबन 5 माह की बुलंद तरीन सतह पे आ चुकी है और 8 अक्टूबर तक जो टेस्ट किए गए हैं उसमें तकरीबन 4,414 मरीज़ों के जो कोरोना टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। कोविड-19 अब क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, लोग एक जगह पर ज़्यादा मुक़य्यद होते हैं, रहते हैं और फिर इसके साथ साथ जो मिलना जुलना है उसमें भी उस सिलसिले की वजह से भी ये वायरस ट्रांसमिट करता है और फिर मौसम बदलते ही फ्लू और दीगर बीमारियां भी घेर लेती हैं। ये वो तमाम अवामिल हैं जिनको देखते हुए अब कोविड-19 के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और तकरीबन अब तक के जो टेस्ट हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो 2020-21 है उसमें मौसम सरमा के दौरान जो कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद थी वो तकरीबन 34,000 थी। माहिरीन सेहत का ये भी कहना है कि इंग्लैंड के अस्पतालों में पॉजिटिव कोरोना वायरस की जो दाखिल मरीज़ हैं उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है और अब जो 10,000 में से तकरीबन 1 लाख में से 6.1 जो हैं वो मरीज़ सामने आ रहे हैं। और यूं लोग वैक्सीनेटेड तो हैं, लेकिन ये जो लहर है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है या इसकी कम्प्लिकेशन वैसी ही हो सकती हैं कि जब अवाइल में कोरोना की ये लहर आई थी और उसने बड़े पैमाने पे लोगों को मुतासिर किया था जिसकी वजह से अमवात भी हुई थी। अब पोस्ट वैक्सीनेशन सिनेरियो में अगर ये मरीज़ों की तादाद बढ़ भी रही है तो ये कितनी संगीन है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब NHS कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सैर अली हैं, स्टाफ नर्स हैं, NHS से हैं। सर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब CEO हेल्थ केयर हैं, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK गुलाम हुसैन नवान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब आपकी तरफ आऊँगा। बुनियादी सवाल यही है कि वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हो चुकी है, बूस्टर डोज भी लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो पॉजिटिव नंबर बढ़ रहा है कोविड-19 के मरीज़ों का, क्या ये उतना ही संगीन है जितना अवाइल में था? जी फैसल, देखें ये जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं यहाँ पे वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ते हैं। हमें ये बात पहले से भी पता है, जैसे फ्लू वगैरह है। तो इसी वजह से अगर ये कोविड जो है इसका भी फैलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा ये आपने जैसा जिक्र किया मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है, कोविड 2020 में शुरू हुआ था, तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है और लोगों को पता चल गया है किस तरह प्रिवेंट करना है, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो उस हिसाब से जो इसकी सीवियरिटी है, फिर इसके वेरिएंट्स भी चेंज होते गए हैं। तो सीवियरिटी जो है कोविड की, हालांकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है लेकिन वो सीवियरिटी इतनी नहीं है जितनी की पहले थी इसमें। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होते हैं। जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। हॉस्पिटल एडमिशन का जो इंडिकेशन है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको, तो फिर उनको एडमिट किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मरीजों की तादाद तो इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन वो अपने घरों में आइसोलेट कर रहे हैं। उनको अब पता चल गया है पिछले 2-3 साल में कि किस तरह से प्रिवेंट करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि सर्दियों में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अक्सर ऐसे लोग जिनको कि सांस की बीमारी होती है, COPD है, एस्थमा है, जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, उनमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये सीवियरिटी वाइज जो है वो पहले से कम है और हॉस्पिटल में भी जो एडमिट होते हैं वो ट्रीटमेंट के बाद अपने बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे मजीद बात भी करते हैं। सहर साहिबा, आप क्या विटनेस कर रही हैं और ये मामला कितना गंभीर है पहले की निस्बत? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो केसेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, जो क्योंकि पहले जो है उसकी सीवियरिटी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए थी क्योंकि हमारे जितने भी लोग थे उनको ये नई एक चीज़ आई थी और जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को नहीं पता था कि इसकी प्रिवेंशन किस तरह करें, प्रिवेंशन किस तरह करें, किस तरह से इसको सेफ तरीके से जो है डील किया जाए। बहुत सी चीज़ों का उस वक्त इल्म नहीं था, लोगों के पास कोई अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये 2 साल का अरसा गुजरा है
लोगों में बहुत सारे इतने सारे प्रोग्राम किए गए हैं, इतनी सारी जो है अवेयरनेस जो है स्टडीज की गई हैं, और इतना सारा जो है वो मालूमात मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और हॉस्पिटल्स की जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर लोगों को बताया जाए। कंटिन्यूसली जो है वो एक टीचिंग सेशन जो है वो स्टाफ के लिए और जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए, डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए, रिलेटिव्स के लिए दिया जाता है, उनको बताया जाता है हर चीज़ के जो है वो बोर्ड्स वगैरह पे हर यानी कि तकरीबन हर जगह जो है इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी जा रही है जब से कोविड आया है। क्योंकि शुरू में जब ये नई चीज़ थी तो किसी के पास कोई इतनी खास मालूमात नहीं थी, लोग ऐसे ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से इसका फैलना भी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब जो है अवेयरनेस की वजह से जो है वो लोगों में थोड़ी सी जो है नॉलेज आ गई है, जिसकी वजह से लोग जो है प्रिवेंशन करके अपने ही घर में ही जो है ना ट्रीट करने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर अनलेस उनको ज़्यादा इशू हो, जैसे अगर अस्थमा या COPD या इस तरह की चेस्ट इन्फेक्शन है जिनसे उनको ब्रीथिंग के इशू हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। नहीं तो ज़्यादातर GP के पास या जो गो टू डॉक्स हैं या A&Es हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारी सहूलियात हैं कि वो मेडिकेशन लेकर घर पर इस चीज़ को ट्रीट कर सकें। और दूसरा ये कि क्रिसमस आपको पता है अराउंड द कॉर्नर है, क्रिसमस आने वाली है, तो इस वजह से भी लोग शॉपिंग में या घरों में बहुत सारी डिनर्स हैं, पार्टियां हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से इसको फैलने का थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है। लेकिन लोगों के पास मालूमात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, इसमें हम बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। जी ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब, अब लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लग चुकी है, लेकिन पॉजिटिव जो नंबर हैं कोविड के उनमें इजाफा हो रहा है। आप समझते हैं ये उतना ही अलार्मिंग है 2 साल पहले जितना था, या जिस तरह शहर बात कर रही हैं कि अब समहाउ जो प्रोटोकॉल्स हैं ट्रीटमेंट के वो भी मालूम हो चुके हैं, लोगों की अपनी अवेयरनेस भी काफ़ी है, तो अब उतना ख़तरा नहीं है कि ये कोई खुदा न खास्ता किसी जानलेवा लहर की तरफ जाए? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक फिर अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया आज। जी यकीनन कोविड का जो पॉजिटिव रेट है वो तो बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो पहले खौफनाक सूरत हाल ये थी कि मॉर्टेलिटी बहुत हाई थी, मसलन लोग उससे मौत का शिकार हो रहे थे। लेकिन अब आल्दो के बहुत नंबर ऑफ केसेस हैं, लेकिन इसका कोई इतनी मेजर सिम्टम्स में नहीं आ रही और हॉस्पिटल एडमिशन रिलेटिवली बहुत कम है। और जो भी हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं, दोनों डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से ये बताया कि जी सांस की तकलीफ, लेकिन हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो मे बी स्लाइटली डिफरेंट है। उसमें आपके एक्स एंड पेन्स और जनरल जो आपकी हेल्थ है वो भी डिटीरियोरेट होती है सांस होने के साथ साथ, लेकिन सांस का ख़राब होना उसी सूरत में ही है जब लंग्स पे ये असर ज़्यादा करता है। और हमारे मरीज हैं वो समटाइम कन्फ्यूजन के साथ भी आते हैं और वो डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं और करते रहे हैं। तो इसलिए ये बीमारी अभी मौजूद है और ये रहेगी। ये बात आपके जो नाज़रीन और सामाईन हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए कि ये बीमारी ना गई है कहीं, इधर ही हमारे पास ही इधर ही रहेगी और हमें अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है जैसे हम पहले गुजारते आए हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा अहम है और अभी यूके में और स्कॉटलैंड में पूरे जो अबाउ 60 हैं उनको गवर्नमेंट ने दोबारा जो है वो एडवाइस किया है कि आप अपना कोविड के साथ साथ फ्लू का वैक्सीनेशन भी करवा लें। तो जो भी वो लोग नॉर्मल हैं और वो सिर्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो अब जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ जाके दोनों की वैक्सीनेशन एक ही वक्त पे हो रही है। तो आप इस तरह समझ लें कि ये थोड़ा सा मोर अब इस तरह अब वैक्सीनेशन के बाद मोर सीवियर टाइप का फ्लू रह गया है, वरना इससे जो मोर्टेलिटी जो पहली फेज में थी वो बहुत कम है। और जब पेशेंट हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं ना जी, तो उनका भी चूँकि हमारे पास अब हमें पता है हमें अब किस तरह से इनको ट्रीट करना है, तो हम इनिशियल स्टेजेस पे ही पूरी ट्रीटमेंट वो शुरू करवा देते हैं
और जब मैं कहता हूँ इनिशियल स्टेज मींस उनकी ऑक्सीजन मतलब सर्टेन क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं जब उनको हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी होती है, वरना हम हर एक को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते। ऑल्दो कि उनका कोविड पॉजिटिव है और बाकी अलामत भी आ रही हैं, लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया है उनको इस्तेमाल करते हुए फिर हम उन्हें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। और हम ये लोगों को इस वक्त इनकरेज करेंगे कि वो वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर अपने आप को जाएं और सेंटर्स में जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि जो आने वाला वक्त अभी सर्दियां आने वाली हैं तो उसमें उनको इस बीमारी का शदीद हमला ना हो और उनकी ज़िंदगी जो है हिफाजत की जा सके। सही है। अवान साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये नंबर जिस तरह बढ़ रहा है तो मास्क जैसी पाबंदियों का फिर से सामना करना पड़ेगा आवाम को? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बरतानिया के अंदर पहले भी जो है वो कई किस्म के जो है वो वेरिएंट आ चुके हैं और लोगों की परेशानी के अंदर जो है वो मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन अब ये जो हालिया कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के जो वेरिएंट है उसके केसेस बढ़ना शुरू हो गए, इससे जो है वो लोग भी खासे परेशान है और दूसरा NHS जो और जो हेल्थ स्टाफ है ना वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनकी वजह से जो है ज़ाहिर है पहले भी NHS काफ़ी दबाव का शिकार रहा है और अब भी यही कहा जा रहा है कि अगर ये इस तरह का वेरिएंट दोबारा आता है तो काफ़ी परेशानी के अंदर जो है वो इजाफा हो सकता है। पहले लोग जो है वो अभी तक नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आए जब से ये कोविड आया है, और अब ये दोबारा अगर वैसे ही टोटल होती है तो लोगों की परेशानी के अंदर जो है ना वो मजीद इजाफा हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से अभी से जो है वो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में मय्यस लेने चाहिए और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम अभी से लेने शुरू करने चाहिए ताकि जो है लोग बड़ी परेशानी से जो है वो बच सकें। जी ठीक है, एक ब्रेक के बाद मजीद इसी पे बात करते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि जो WHO के प्रोटोकॉल हैं, ज़ाहिर है शुरू से लेकर अब तक तो उसमें बड़े पैमाने पे तब्दीली आई है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि क्या कोरोना जो वायरस है इसका कोई इलाज बाज़ाब्ता आ चुका है? क्योंकि इनिशियली तो ये वेरी कर रहा था, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, रीजन टू रीजन वेरी कर रहा था, तो अब क्या कोई यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म रूल्स ऐसे हैं कि ये सब जगहों पे इम्प्लीमेंट हो और वो उसके बाद जो मरीज़ है उसको अफाका हो? जी फजल, इसमें ये कि देखें कुछ चीज़ें हैं जो सारे कोविड के जो मरीज़ हैं उनके जो जिन लोगों को इतने ज़्यादा होते हैं, जो खांसी बुखार और जो मसल एक्स एंड पेन्स हैं, उनके लिए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। उनको जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं वही दिया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल है, उनको हाइड्रेट किया जाता है, फ्लूइड उनको कहा जाता है कि फ्लूइड इनटेक बढ़ा दें, विटामिन वगैरह यूज़ करते रहें और रेस्ट करें। तो ये जो होता है, जो जिन लोगों को ज़्यादा सीरियस होता है सिम्टम्स, जिसमें कि ज़्यादातर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर पहले से ही और बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है और क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कम होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जिनमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अनवेल होते हैं, फिर उनके लिए एक ज़ाहिर है कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम है तो ऑक्सीजन दी जाती है उनको। उसके अलावा फिर स्टेरॉइड यूज़ करते हैं कि 10 डे का कोर्स होता है, वो स्टेरॉइड दिए जाते हैं। उसके अलावा एंटीवायरल है, अगर उनका अर्ली वो हो गया है तो उसको उन लोगों को एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जिसके के जो स्टडीज़ हैं उसमें बेहतर रिजल्ट्स हैं। तो ये जो है ये तो सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रीटमेंट अब एक तरह से लोगों को पता चल गया है, और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इनको फॉलो करती हैं और हर हॉस्पिटल ने अपने उसी हिसाब से प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं और उनके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। वो सिचुएशन नहीं है जो शुरू में जैसे 2020 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त कोई एंटी मलेरियल यूज़ कर रहा था, कोई कुछ यूज़ कर रहा था, तो अब वो सिचुएशन तो नहीं है। लेकिन अब इसमें मेन ट्रीटमेंट जो हैं वो ये 3-4 यही हैं कि ऑक्सीजन दी जाती है उन लोगों को, उसके अलावा स्टेरॉइड दिए जाते हैं और एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती हैं, उसके अलावा हाइड्रेट किया जाता है
और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर सस्पेक्ट कर रहे हो सेकेंडरी, तो उसके लिए जो यूजुअल एंटीबायोटिक्स हैं वो भी दी जाती हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो सारे मरीजों को दी जाती हैं। अब ये ज़रा चीज़ क्लियर हो गई है पहले के मुकाबले में। सही है। अच्छा सैर साहिबा, जो बेसिकली हैंडलिंग है मरीज़ों की, इनिशियली तो बहुत टफ था, और आप लोग जो बिलखुसूस इस शोबे से वाबस्ता हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को तो पूरी दुनिया आपकी इस काविशों पे जो पहली लहर थी उसके दौरान यकीन माने कि खराज तहसीन पेश करती रही है। इवन आपके जो कोलीग्स हैं, बाज़ की तो अपनी ही जान इस सारी लहर के दौरान और इस कोविड के दौर में गई है। लेकिन अब जो पेशेंट हैंडलिंग है, शुरू में तो एक खौफ था नफसियाती एतबार से, लोग जिसको भी कोविड हो जाता था तो उसकी तो वो आधा तो खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता था। अब जो पेशेंट आता है हॉस्पिटलाइज है, उसकी बिहेवियर में कितना कॉन्फिडेंस है और वो कितना मुख्तलिफ है पहली 2 लहरों की निस्बत अब जो लोग आ जाते हैं कोविड के? जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अभी जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है हो गई है इस मामले में। उन्हें पता है कि इसका जो है वो प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाता है, और अगर किसी ऐसे पेशेंट हैं जिनको अदर कोई और भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, या हार्ट का है या डायबिटीज़ हैं या इस तरह का, तो उनके लिए ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो उसमें रिस्क हो सकता है। लेकिन अब जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा मुतमईन हैं। उनको जैसे पहले एक खौफ और हिरास का जो है आलम था, हर कोई जो है ना बस वो कोविड का नाम सुन के ही लोग डर जाते थे, और उनके मेरे ख्याल में आधी तो अगर किसी को पता चले कि उसको कोविड है तो वो आधा तो वैसे ही वो ऐसा लगता था कि मर गया। वो खुद ही मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा जो है ना लोगों के अंदर खौफ और हिरास था। लेकिन क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट का पता चल गया है, बहुत सारे लोगों को इसकी प्रिवेंशन का पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि किस तरह से इसे हम बचा जा सकता है और एक दूसरे तक जो है फैलने से हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो अब जो है वो इतनी आइसोलेशन और ये सारी चीज़ें हैं कोविड के पेशेंट के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्त किस्म की जिस तरह से पहले हमें जो है डील करने को कहा जाता था, उस तरह से बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा जो है ये भी नहीं है कि पेशेंट को जिस तरह से प्रोटोकॉल है आइसोलेशन का और दूसरी चीज़ों का, वो हम ज़रूर करते हैं कि इधर से एक पेशेंट से दूसरी तरफ जो है वो ना पहुँचे। इन्फेक्शन कंट्रोल का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है। लेकिन पेशेंट्स के अंदर और स्टाफ के अंदर जैसे पहले था, जैसे मैंने बताया शुरू में था, तो अब क्योंकि अवेयरनेस है, अब पता है कि इसको इस तरह से ट्रीट करें, इस तरह से डील किया जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा खौफ और हरास, इतनी ज़्यादा भगड़ नहीं मची। लोगों जो है आराम से उस चीज़ को डील भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं कि हाँ भाई इसकी ये ट्रीटमेंट और इसके बाद हम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घर जा सकते हैं। और ये है कि जो कोविड के पहले शुरू में क्योंकि कोविड की जो वैक्सीन थी उसके हवाले से बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें फैलाई गई थी, बहुत सी बातें की जा रही थी, बहुत से मुख्तलिफ व्हाट्सएप और दूसरे ग्रुप्स के अंदर जो है वो खौफ और हिरास फैलाया जा रहा था वैक्सीन के हवाले से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज, दूसरी डोज लग गई है, बल्कि जो बूस्टर है वो भी बहुत सारे लोगों ने लगा चुके हैं, तो यानी कि अब जो है ना थोड़ा सा ये चीज़ें ऐसे हो गई हैं जैसे पहले ये एक चीज़ जैसे फ्लू था, किसी दौर में फ्लू का भी इसी तरह से खौफ और हिरास हुआ करता था। लेकिन अब शायद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हर साल इसी तरह विंटर में आएगा और हमें इसी के साथ रहना है। इसकी वैक्सीन है, हमें इसकी वैक्सीन हर साल जो है वो लेनी है, और इस तरह से हम उसको इसकी बचत कर सकते हैं ठंड आने के, जब ठंड जो स्टार्ट जब होगी, स्पेशली जब विंटर का जो है मौसम शुरू होगा नवंबर-दिसंबर में, तो इस तरह से है उसको डील किया जा रहा है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर इदरीस साहब, अब मामला ये भी है कि ये जो नफसियाती तौर पे शुरू में खौफ था, अब वैसा खौफ तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये भी आई हैं कि शायद जो शुरू में जो कोविड के पेशेंट थे उनको वेंटिलेटर पे डालना दुरुस्त नहीं था। तो आप समझते हैं कि जो मिस हैंडलिंग कहीं हुई है, या कुछ जो शुरू में प्रोटोकॉल सामने आ रहे थे वो इतना माहौल बिल्कुल अफरा तफरी का था कि उसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो अब कुछ चीज़ें सेटल्ड हो चुकी हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, बहुत हद तक सेटल हो गई हैं, और जब कोई नई बीमारी आती है और अचानक आती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं होते कि पेशेंट को किस तरह से डील करना है। लेकिन जैसे जैसे हमने इस बीमारी का मुकाबला किया और
उसके साथ साथ रिसर्च जारी रही तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स भी आ गई, एंटीवायरल भी, और दूसरी चीज़ें जो अब हम यूज़ कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जब हमें पता है, जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर से पहले जितनी भी ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है वो दी जा चुकी होती हैं और वो ठीक होकर घरों को जा रहे हैं। और अब मैं अगर ये भी कहता जाऊँ आपके नाजरीन के लिए कि जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ही कम लोगों को इस वक्त ज़रूरत पड़ रही है। उसकी वजह ये है कि अभी स्कॉटलैंड में तो 5th इंजेक्शन जो है वैक्सीनेशन का लग रहा है आजकल। तो बहुत सारे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट थे हमारे, उनको तो मतलब काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हुई है, और दूसरे भी जो जनरल पब्लिक है वो अब कॉन्फिडेंट है कि इस बीमारी को ये एक नॉर्म है, इसके लिए ये नहीं कि अब हम घरों में बैठ जाएंगे, और जिसको हो जाए शायद उसके लिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं। बाकिया तो पब्लिक अब नॉर्मली हर जगह पे सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन वगैरह में, बसेस में, प्लेन्स में, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और किसी बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या पब्लिक गैदरिंग है वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना इसका कोई अभी कोई ऐसा चांस बन रहा है, क्योंकि एक तो ट्रीटमेंट का पता है, दूसरा ये कि आपके पास इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, और तीसरा जो आपका सवाल था कि जी बाज़ लोग वेंटिलेटर पे सही नहीं डाले गए, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसका कोई और उस वक्त हाल था। जो उस वक्त बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन नज़र आ रहे थे वही क्लिनिशियन जो थे हमारे एनेस्थेटिस्ट या फिजिशियंस, उन्होंने उस वक्त जॉइंट मीटिंग्स के साथ ये डिसाइड किया था बहुत सारे केसेस में कि जी अब इनको वेंटिलेशन के साथ हम बेहतर कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर से ऑफ भी हुए हैं और अब वो नॉर्मल जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो ये जो भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एट पर्टिकुलर स्टेज पे किसी भी डिजीज़ के लिए होती है वो ही उनको ऑफ़र की जाती है। उसके अलावा अगर कोई और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हों तो पहले वो ट्राई किए जाते हैं। ज़ाहिर है वेंटिलेटर पे जाना एक बड़ा एडवांस टाइप ऑफ सिचुएशन होती है जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है, और उसके लिए बहुत दफ़ा सोचा जाता है कि इसको वेंटिलेटर पे डाल भी रहे हैं, फिर इनको उतारना किस तरह से है, जब ये उतरेंगे वेंटिलेटर के बगैर ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह की हो सकती है। ये सारी डिस्कशंस ना सिर्फ डॉक्टर्स आपस में करते हैं, सीनियर कंसल्टेंट्स, बल्कि मरीज के जो अलवाकीन हैं उनके साथ भी ये बैठ के डिस्कशंस होती हैं, तो फिर उनको वेंटिलेटर पे डाला जा सकता है, या जाता रहा है और जाता रहेगा। तो जी बिल्कुल ठीक है, वो मतलब थोड़ा बहुत जैसे आपने फरमाया कि जी मे बी के कुछ लोग अर्ली डाल दिए गए या उनको लंबा नहीं डाला गया, बहुत सारे लोगों को ये भी है कि जी हमारे मरीज को जल्दी वेंटिलेटर से उतार दिया गया इसलिए वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये सारी डिबेट्स की बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स थे वही ऑफर किए गए हैं उन सर्कमस्टांसेस में। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। डॉक्टर इदरीस साहब, कोविड की शुरू की जो लहर थी उसमें ये भी पता चला कि ये जगह जिस जगह जाके ये अटैक करता है, वो लंग्स पे करे या वो किसी और बॉडी के किसी और हिस्से पे करे, तो वो फिर उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी वो दोबारा, अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूँ तो उसके दोबारा फ़ाल होने के या अपनी हालत में काम करने से मुतालिक वो नहीं आ सकता, वो हिस्सा सारी ज़िंदगी फिर वो डैमेज ही रहता है। तो इसमें कितनी हकीकत है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा लोगों ने जो लोगों की सेहत बहाल हुई, वो ठीक हुए, तो वो सारे अज़ाब भी प्रॉपर काम करना शुरू हो गए और वो जिस हिस्से के बारे में कहा जाता है वो डैमेज हो चुका है वो दोबारा ठीक हो गया? जी, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं, जैसे आप पहले बात हुई है कि वेंटिलेटर पे डाले गए थे, ज़ाहिर है उस वक्त उनके लंग्स फंक्शनैलिटी जो थी बहुत नीचे जा चुकी थी, तो वो जैसे ही उनको हमने रिपेयर होने का टाइम बाई किया, वेंटिलेटर यही करता है ना जी, आपको असिस्ट करता है कि आपकी सांस चलती रहे, तो जैसे ही वो सारे प्रोसेस से गुजरे हैं अब वो बैक टू अप नॉर्मल जिंदगियां गुजार रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट हम रोज देखते हैं, मिलते मिलाते हैं, आते हैं दोबारा फॉलोअप के लिए, वो बैक टू नॉर्मल जा चुके हैं। इस तरह से एक नेचुरल रिपेयर प्रोसेस होता है बॉडी का, वो जो भी ऑर्गन अफेक्ट हुआ या हुआ था उस वक्त उसकी रिकवरी होती है। ये एक इन्फेक्शन है, जैसे ही इन्फेक्शन आपने कंट्रोल कर ली है
और आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स किया था उस एक्यूट प्रॉब्लम में, तो वो वापस रिपेयर के साथ नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की ज़रूर रहेगी, ऐसे मरीजों की बदकिस्मती से रहेगी जिनको 100% रिकवरी नहीं मिलती, वो किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में हो सकती है। तो इसी तरह कोविड के जो मरीज ज़्यादा उनके ऑर्गन डैमेज हुए, बाज़ लोगों को हार्ट पे प्रॉब्लम हुआ, बाज़ को लंग्स पे हुआ, बाज़ के किडनी खराब हुए, बाज़ के मसल्स और इवन ब्रेन का जो फंक्शनैलिटी थी वो भी उस वक्त कोविड की वजह से ज़रूर अफेक्ट हुई थी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो रिकवर हो गई है। लेकिन सर्टन वेरी स्मॉल परसेंटेज ऐसी पेशेंट्स की अभी भी है जो प्रोलॉन्ग्ड कोविड की वजह से अभी तक उन सिम्टम्स में और कुछ सिम्टम्स में अभी भी उनको अलामत आ रही हैं और उनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड एक्टिविटी तक महदूद हो गई है, वो बैक टू 100% नॉर्मल नहीं है। सही है। अच्छा डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, एक सवाल ये भी है, मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या जिन लोगों को डायबिटीज़ शुगर है, उनको आप अपनी टर्म में इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ कहते हैं, और फिर ये कोविड ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संगीन हो जाता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हों। बुनियादी तौर पे जो रूटीन लाइफ है इसको चेंज करने से कितना आप ओवरकम कर सकते हैं बनिस्बत आप दवाइयों के या बनिस्बत आपके कि आप किसी क्रिटिकल कंडीशन में जाएं, और वो क्या रूटीन होनी चाहिए आपके सोने की, आपके काम करने की, ख़ुद को टाइम देने की, फिज़िकली स्पिरिचुअली, कि जिससे आपकी ये बीमारियां कम हो सकती हैं? फैसल, इसमें देखें जो जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको तो आप नहीं कहेंगे कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, लेकिन ये कि जो डायबिटीज़ वाले होते हैं और कुछ और दूसरी कंडीशंस हैं जिनमें कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और वो दूसरी वजूहत होती हैं, तो इसमें देखें दवाओं के अलावा जो हम कहते हैं ना नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितने आप दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ख़ास तौर पे वाले जो हैं उनमें वज़न कम करने से इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर वज़न कम किया जाए, कुछ स्टडीज थी जिनमें कि ये शो किया गया था कि अगर 10 किलोग्राम एक डायबिटिक अपना वज़न कम कर ले इनिशियल स्टेजेस में, तो वो डायबिटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और उनको दवाओं की ज़रूरत उस वक्त नहीं पड़ती। तो ये वज़न कम करने का जो है इसमें फ़ायदे हैं इसमें। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो होता है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनमें भी वज़न कम करें और उसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाता है। और इसी के साथ अगर फिज़िकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइजेज हैं वो की जाएँ तो उसमें उनकी बॉडी का जनरल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो इन दोनों कंडीशंस में लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि डाइट चेंजेस, वज़न कम किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, उसके अलावा और चीज़ें जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है और अफेक्ट करती है बॉडी को, ख़ासतौर पे डायबिटिक्स जो होते हैं उसमें, और एक नॉन डायबिटिक अगर स्मोकर है तो डायबिटिक जो होता है उसमें कई गुना ज़्यादा उसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं स्मोकिंग के। और मैं अपने मरीजों को यही बताता हूँ कि अगर आप डायबिटिक हो और आप स्मोकिंग कर रहे हो तो इट्स लाइक अ पॉइजन, यू नो, आप अपने बॉडी को जो है इतना डैमेज कर रहे हैं। तो ये स्मोकिंग है, तंबाकू का इस्तेमाल है, यहाँ पे लोग शराब वगैरह भी पीते हैं, कुछ एक्सेस में पीते हैं इंग्लैंड में, तो उसमें फिर वो उसकी वजह से भी आपकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लिवर को नुकसान, आपके मसल्स को, ब्रेन को, नर्व्स को, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। जिस तरह की स्मोकिंग है वो अफेक्ट करती है कि जिस जगह बॉडी के ब्लड जाता है, जिसका मतलब है कि हर जगह बॉडी में वहाँ पे वो अफेक्ट होता है। तो ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग यहाँ पे जो है तो लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है, आपने कहा कि हाइपरटेंशन और फिर कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो जाएगा। अब बहुत बात होती है, हर बंदे को पता है कतई नज़र इसके कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, उमूमी तौर पे हम पाकिस्तान में भी लोगों को कहते सुनते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। ज़रा समझा दें सादा अल्फाज में ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, और ये जब बढ़ जाए तो फिर ये रुकावट कैसे बनता है और ये दीगर अमराज की तरफ कैसे लेके जाता है, और इससे क्या कुछ छोड़ देना चाहिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए?
जी, कोलेस्ट्रॉल को सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे कि वो एक फैट होता है आपके ब्लड में, जो कि फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन दीवारें होती हैं, उस पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो और वो डिपॉजिट्स जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता साइज में इंक्रीज होने लगते हैं, और जब वो साइज इंक्रीज होगा तो अंदर जो ब्लड फ्लो का रास्ता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो जो हार्ट अटैक है और स्ट्रोक है, उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि उसमें अक्सर जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होते हैं उसमें यही होता है कि ये फैट डिपॉजिट्स जो हैं ब्लड वेसल्स के अंदर वो बढ़ते जाते हैं और एक स्टेज पे आके वो उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर वो हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक करते हैं तो उसमें फिर एंजाइना और हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। एंजाइना जब तक कि वो ब्लॉक नहीं हुआ है कम्प्लीटली, और जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है तो वो हार्ट अटैक कहलाता है, कि उसमें जो हार्ट की जो मसल्स हैं जिसको कि वो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही है वो मर जाती है, खत्म हो जाती है, फाइब्रोस हो जाती है। तो और इसी तरह ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में रिकवरी ज़्यादा के चांसेस नहीं होते, अगर ब्रेन में वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो डेथ हो जाता है, और जो बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है, जिस पार्ट ऑफ द बॉडी को, वो भी फिर पैरालाइज हो जाता है। तो उसमें यूजली ये था एक साइड बॉडी की पैरालाइज हो जाती है, हाथ और पैर काम नहीं करते, फिर उसमें बात करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और स्वॉलोइंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दिमाग भी उस तरह काम नहीं करता जैसे कि नॉर्मल दिमाग काम करता है, तो वो मेमोरी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल का यही है कि ये नुकसानात हैं इसके, और इसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे मैंने बताया वज़न कम किया जाए, जो डाइट है उसमें फैट का इस्तेमाल कम किया जाए, और एक्सरसाइज रेगुलर जो है वो अपने लाइफ का पार्ट बनाया जाए। रोज़ाना जो है 24 घंटे में अगर 10-15 मिनट 20 मिनट अगर एक्सरसाइज कर ली जाए तो वो भी काफ़ी होती है, अगर वो रेगुलर आप कर रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ें हैं जो इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकती हैं या बहुत डिले कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको पता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बॉडी में, और वो डाइट जो है उससे चेंज से वो नहीं हो रहा सही, कुछ लोगों को फेमिलियल होता है ये, तो उनके लिए फिर वो दवाएं इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है कि वो दवा इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो वो ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा, डिपॉजिट होते रहेंगे, और वो ब्लॉकेज कॉज करता रहेगा, और उसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक होते रहेंगे। सही है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। सहर साहिबा, ये बताइएगा, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल बात की है कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। उमूमी तौर पे पेशेंट जब आपके पास आता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो एडवाइस करना है, उसकी फ्रंट हैंडलिंग आप लोगों ने करनी है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो कोविड चला गया, अब लोगों को अवेयरनेस भी खासी हो गई, लेकिन इसने लोगों की जो यादाश्त है, जहनी सेहत है, उस पर कितना असर डाला है? देखें, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका उन पे जो है ये फिजिकली से ज़्यादा मेंटली तौर पर असरअंदाज हुआ था। उस वक्त तो खैर बहुत ही ज़्यादा एक मेंटल तौर पे दबाव था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था, खौफ और हिरास था, डर था। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज की गई, उनके लिए हमारे यहाँ पर सिस्टम है काउंसलिंग का। तो वो बहुत ही अच्छा तरीका है। जब हमारे पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो उनको रेफर किया जाता है जीपी के थ्रू काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वो कुछ सेशन उनके साथ किए जाते हैं जिससे वो बातचीत करके काफ़ी हद तक दोबारा अपनी बेहतर लाइफ की तरफ जो है वो आ जाते हैं। उसके साथ अगेन उनको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका रोज़ाना का रहन सहन है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाए। किस तरह से बाहर आने जाने से, बाहर लोगों से मिलने से या बातचीत करने से, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिससे आप ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे डिस्कशन, अपनी जो चीज़ें हैं उनको जीपी से या काउंसलर के ज़रिए या अपनी फैमिली के ज़रिए अंदर रखने के बजाय उस चीज़ पर, उस परेशानी पे, या डर खौफ जो भी उनको उनके साथ हो रहा है, उस चीज़ पे डिस्कस करें, ना कि खामोश बैठे रहें, क्योंकि इस तरह से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो वो यही है, काउंसलिंग सिस्टम है।
और जीपी के थ्रू रेफर किया जाता है। बहुत ही ऐसी मेडिकेशन भी, अगर उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, जब आप रेफर होंगे और डॉक्टर आपको असेस करेंगे तो उसके बाद पता चल जाता है कि शायद कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको खाली काउंसलिंग के साथ साथ उनको जो है वो मेडिकेशन और थेरापी वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो उस तरह से उनको डील किया जाता है। डिपेंड करता है किस तरह के पेशेंट है, उसको कहाँ तक किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से उसको जो है वो रेफ़र किया जाता है काउंसलिंग के लिए। और मेडिकेशन वाइज है उसकी जो थेरापी की जाती है, उसको बताया जाता है कि आप अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें किस तरह से चेंजेस लाएं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्टिविटीज़ में अपना एक्सरसाइज वगैरह है, थोड़ा सा वॉक करने की, अपनी डाइट में चेंज, अपनी रहन सहन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंज करने की फिर उनको सलाह दी जाती है और बहुत सारी बातें बताई जाती हैं और बहुत सारे लोग इस पर अमल भी करते हैं। जब रेफर किया जाता है तो वो बात करते हैं तो उससे काफ़ी बेहतरी जो है ना वो आती है। और पेशेंट के फैमिली का सपोर्ट, तो फैमिली से भी हम बात करते हैं और उनसे जितनी हो सके तो हम चाहते हैं कि वो पेशेंट को जो है वो फैमिली तरफ से बहुत सपोर्ट मिले। जी बिल्कुल ठीक है। अवान साहब, अब क्रिसमस भी आ रही है, ये जो नंबर बढ़ रहा है इसको देख के आप समझ रहे हैं कि कुछ नए प्रोटोकॉल्स आएंगे, रूल्स आएंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबान तो कह रहे हैं कि अब जो पोस्ट वैक्सीन सिनेरियो है इसमें ये कोई इतने अलार्मिंग या इतनी संगीन मामला नहीं होगा। ज़ाहिर जी, इस सिलसिले में जो डॉक्टर्स की राय है वो ज़्यादा मुकद्दम है हमारे लिए, लेकिन जो वैसे जो पब्लिकली मैं फेयर की बात करूं तो वो पहले वाला फेयर नहीं है कि जो पहले बहुत ज़्यादा लोग डर रहे थे और डरते थे वो नहीं है। लेकिन जब ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग फिर भी जो है वो कंसर्न तो हैं कि अगर ये इसी तरह केसेस बढ़ते गए और ये ना हो कि दोबारा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग जाएं। देखिए, अगर वो ये डेथ थ्रेट ना भी हो कोविड में, लेकिन ये जिस तरह की पाबंदियाँ पहले लगती रही हैं ट्रैवल के हवाले से, फिर जो है वो जो इंटरटेनिंग जो लाइफ है उस हवाले से सिनेमा के अंदर अगर वो भी लग जाए तो वो भी लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। और मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं ये रिपोर्ट भी हो रहे हैं और NHS वाले इसके ऊपर थोड़ा सा कंसर्न भी इसलिए शो कर रहे हैं कि अगर ये केसेस बढ़ते गए और इसकी जो वेरिएंट है उसकी जो नवीयत है अगर वो चेंज होती है तो फिर ज़ाहिर लोगों को कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट तो होगा। और लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ जो भी रिपोर्ट हो रहा है कि इसमें केसेस बढ़ रहे हैं और ये कोविड के ही वेरिएंट हैं। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है एक और जो है वो वैक्सीन का बूस्टर जो है वो लगाना पड़े। तो कुछ लोग जो है वो इस हवाले से डरते भी हैं कि अगर हमें दोबारा वैक्सीन लगानी पड़ती है उससे कुछ साइड इफेक्ट ना हो, और इस तरह की परेशानी लोगों के अंदर है। जी अच्छा, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि रेगुलर अगर 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली जाए तो वो काफ़ी है। अब सवाल तो मेरा ये है कि रेगुलर के लिए मोटिवेशन क्या है? लोग रेगुलर नहीं हो पाते, एक हिस्सा तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि लोग टेंशन और स्ट्रेस की वजह से चले जाते हैं हाइपर टेंशन में, या जो डायबिटीज़ वगैरह बढ़ जाती हैं। मैकेनिज़्म क्या है, क्या मैकेनिक्स हैं जो टेंशन और स्ट्रेस बूस्ट कर देती हैं इन बीमारियों को? देखें फैसल, इसमें आपको पता है कि स्ट्रेस हार्मोन एक होता है बॉडी में, कोर्टिसोल जिसे हम कहते हैं, और एड्रेनलिन, दोनों जो हैं उसमें किसी भी सिचुएशन में या स्ट्रेसफुल है ख़ास तौर पे उसमें, जैसे कि फियर है, किसी डर है, गुस्सा है, आप फिक्र है कोई, जैसे आप कह रहे हैं स्ट्रेस है, तो वो उसमें उसकी जो है सिक्रीशन बढ़ जाती है, बॉडी जो है उसको बनाना इंक्रीज कर देती है। और वो जब इंक्रीज होता है बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से शुगर भी बढ़ जाती है, और कोर्टिसोल जो है इसकी वजह से ये शुगर को बढ़ा देगा और उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन, और उसके अलावा दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था एड्रेनलिन, उसमें भी होता है कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और उस पर भी तकरीबन यही इफेक्ट होता है कि वो इसको बढ़ाएगा, शुगर को भी। तो डॉक्टर साहब, इसके मुकाबले में कोई राहत का हार्मोन भी तो होगा, वो भी लोगों को बता दें, उसको कैसे, उसकी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए? राहत का हार्मोन यही है फैसल के आप खुश रहेंगे तो उसमें ये इनकी सिक्रीशंस जो है कंट्रोल में रहेगी, और फिजिकल एक्टिविटी है, स्पेशली ये कि आप बाहर जैसे वॉक के जाएं। हमारे यहाँ तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप बाहर वॉक बगैर किसी प्रॉब्लम के नहीं कर पाते,
तो ये कि अगर खुली फिजा में अपने गार्डन में अगर आप पास है या घर के पास कोई पार्क है उसमें वॉक करें, तो लोगों से मिलें, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो लोग आप समझते हैं कि आपके दोस्त हैं और उनसे मिलके आपको खुशी होती है, उन लोगों से आप ज़्यादा मिलें। अपने अजीज रिश्तेदार जो करीबी हैं उनसे मिलने मिलाने में, और इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है किसी स्ट्रेस को कम करने में, बांटने में। तो वो आपको अच्छे मशवरे दिए जा सकते हैं और उसका कोई सोल्यूशन जो भी आपके प्रॉब्लम है उसका निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो ये हार्मोन सिक्रीट होते रहेंगे, और जहां आपका स्ट्रेस कम होगा, आप खुश होंगे, तो ये नहीं होंगे, और उसकी वजह से ये कि फिर आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा और शुगर भी है ये नॉर्मल रहेगी। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सैर अली साहब शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब और गुलाम हुसैन अवान साहब, आप दोनों अहबाब का भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।